अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। जनवरी का महीना करीबुल ख़त्म था। सर्दी अपने जोबन पर थी। यूं महसूस होता था कि मौसम की शिद्दत ने हर शे की कुल्फी जमा दी हो। सूरज गुरूब होते ही गहरी धुंध फिजा को अपनी लपेट में ले लेती थी और अगले रोज दोपहर के बाद ही सूरज की सूरत दिखाई देती थी। मौसम सरमा में दिन वैसे ही छोटे हो जाते हैं और दिन का ये छोटापन गांव देहात में कुछ ज़्यादा ही महसूस होता है, क्योंकि इन सादा लोगों के पास शाम के बाद शहर में बसने वाले अफराद की तरह मसरूफियात नहीं होती। लिहाजा इधर रात का खाना खाया, उधर रात का आगाज हो गया। कोई बुढ़ा ठुड्डा जागा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा इशा की नमाज तक। इसके बाद अफराद और मवेशियों के साथ ही गांव की फिजा भी गहरी नींद में चली जाती है। ऐसी ही एक ठंडी ठार रात को मैं इशा की नमाज से फारिग हुआ ही था कि मेरे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मौसम चाहे जितना भी शदीद क्यों ना हो, मैं फजर और इशा की नमाजें ज़रूर अदा करूं। बचपन से अपने बुजुर्गों से सुन रखा है कि मोमिन पर ये दोनों नमाजें बहुत भारी होती हैं, यानी इनकी अदायगी मुश्किल महसूस होती है और मैं काफ़ी मुश्किल पसंद बंदा वाक़ हुआ हूँ। ये जिन दिनों का वाक़या है, इन दिनों में जवान ही था। वैसे नमाज की पाबंदी और अदाई के हवाले से मैंने सारी ज़िंदगी अपने फ़राइज़ को निभाने की पूरी कोशिश की है। जाए नमाज को समेट कर उठा और क्वार्टर का सहन अबूर करके दरवाजे तक पहुंच गया। इस दौरान में एक मरतबा फिर दस्तक की आवाज़ उभर चुकी थी। इन दिनों थाने में ज़्यादा मसरूफियत नहीं थी, इक्का दुक्का रोज़मर्रा के वाक़यात ही से वास्ता पड़ता था। मैं अपने थाने के अमले से कह चुका था कि मैं 24 घंटे ड्यूटी पर हूँ। रात हो या दिन, किसी भी वक्त मेरी ज़रूरत पेश आ जाए मैं हाजिर हूँ। लिहाजा आधी रात को भी मेरे क्वार्टर का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। मैंने इसी ख्याल से दरवाज़ा खोल दिया कि शायद इस इलाके में कोई अहम वाक़या पेश आ गया है, लेकिन खुले हुए दरवाजे में किसी पुलिस एहलकार के बजाय एक औरत को देखकर मैं चौंक उठा। पता नहीं कौन सी मजबूरी ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था। मैंने सरतापा गहरी नज़र से उसका जायज़ा लेने के बाद कहा, कौन हो तुम? वो दराज कामत और भरे भरे जिस्म की मालिक एक सेहतमंद औरत थी। उसने खुद को एक गर्म शॉल में लपेट रखा था। सिर्फ उसकी आंखें मुझे नजर आ रही थीं। पर्दे की ओट में से उसने मेरे सवाल का जवाब दिया, मेरा नाम शादो है जी। शादो, तुम इस वक्त मेरे पास क्यों आई हो? मैंने पूछा। उसने बताया, थानेदार साहब, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम कल दिन में किसी वक्त भी ये ज़रूरी बात करने मेरे पास आ सकती थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, इस वक्त क्यों? मैं दिन में आपसे मिलने नहीं आ सकती, वो लजाजत आमेज लहजे में बोली। आप इसे मेरी मजबूरी समझ लें। मैंने एक लम्हा सोचने के बाद कहा, ठीक है, तुम उधर थाने में जाकर मेरे कमरे में बैठो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। मैं थाने में नहीं जाऊँगी, वो मुल्तजियाना लहजे में बोली। आप इधर ही मेरी बात सुन लें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। उसका अंदाज मुझे तशवीश में मुब्तला कर रहा था। अंदरूनी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ, और वो मोहतात अंदाज में दाएं बाएं देखने के बाद मेरे क्वार्टर में आ गई। मौसम की शिद्दत के पेश नज़र मैंने उसे बरामदे या खुले सहन में बिठाना मुनासिब न समझा और अंदर कमरे में ले आया। मेरे क्वार्टर के अकलौते कमरे में एक चारपाई के अलावा 2 कुर्सियां भी मौजूद थीं। मैंने एक कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा, शादो बैठ जाओ। वो अपनी चादर को समेटते हुए कुर्सी पर बैठ गई। मैंने दूसरी कुर्सी संभाल ली और उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, हाँ शादो, अब मुझे बताओ मामला क्या है? उसने अपने बदन को बड़े सलीके से चादर के अंदर छुपा रखा था। सिर्फ उसकी आंखें खुली हुई थीं या फिर दोनों हाथ मुझे दिखाई दे रहे थे। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया, थानेदार जी, मैं दरअसल आपसे गामा की शिकायत करने आई हूँ। मैंने पूछा, कौन गामा? वो गामा गानी वाला, उसने जवाब दिया। गामा गानी वाला? मैंने ज़ेरे लब दोहराया, ये नाम कुछ सुना हुआ लग रहा है। तुम उस गुंडे गामे की बात तो नहीं कर रही हो? जी जी, वो जल्दी से इस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोली, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। इन दिनों मैं मौजा फैज़ाबाद के थाने में तैनात था। मौजा फैज़ाबाद ज़िला लाइलपुर का एक दूर दराज गांव था।
इस थाने में मेरी तैनाती को अभी चंद रोज ही हुए थे। गामा गानी वाला इस इलाके का बदमाश था। बोलो शादो, तुम्हें गामा से किस किस्म की शिकायत है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। थानेदार जी, पहले आप वादा करें कि गामा को आप मेरे बारे में कुछ नहीं बताएंगे, वो मिन्नत रेस लहजे में बोली। अगर उसे पता चल गया कि मैंने थाने आकर आपसे उसकी शिकायत की है तो वो मेरी चमड़ी उधेड़ डालेगा। मैं पहले भी एक तर्क तजर्बा कर चुकी हूँ। उसकी बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। इसका अंदाज चुगली खाता था कि गामा गानी वाले से उसका कोई करीबी ताल्लुक था। इस सोच के पेश नज़र मैंने उससे पूछ लिया, एक मिनट शादो। मैंने हाथ हवा में उठाते हुए कहा, पहले ये बताओ कि गामा तुम्हारा क्या लगता है? वो मेरा घर वाला है जी, वो सादा से लहजे में बोली। ठीक है, मैं समझ गया। मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, गामा को तुम्हारी यहाँ आमद के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। बताओ तुम्हें उससे क्या परेशानी है? वो जी, वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता है, वो भर्राई हुई आवाज में बोली। मुझे मारता है, बेइज्जती करता है और ताने देता है। ताने देता है? मैंने कदर कलामी करते हुए कहा, किस किस्म के ताने? ये ताने थानेदार जी, मैंने अभी तक उसके लिए कोई बच्चा पैदा क्यों नहीं किया? वो फरियादी लहजे में बोली। अगर मेरी गोद हरी नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है जी? ये तो अल्लाह की मर्जी है ना, वो जिसे औलाद दे और जिसे चाहे बे औलाद रखे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने तायदी अंदाज में कहा। ये तमाम मामलात उस परवरदिगार की मर्जी ही से हैं। अगर इंसान के बस में होता तो दुनिया में कोई भी शख्स लावलद न होता। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, शादो, तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ है? 5 साल हो गए हैं जी। ये तो कुछ भी अरसा नहीं है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। मैंने तो बाज जोड़ों के यहाँ 15-20 साल बाद भी औलाद होते देखी है, लेकिन ये बात इस जंगली कामे की समझ में नहीं आती ना, वो शिकस्ता लहजे में बोली। वो मुझे ही कसूरवार समझता है। इसे जब गुस्सा चढ़ता है तो मार मार कर मेरी हड्डियों का सुरमा बना देता है। शादो खासी दुखी औरत थी, इसके लिए मेरे दिल में हमदर्दी के जज्बात पैदा हो गए। मैं इन चंद दिनों में गामा गानीवाला के बारे में जिस कदर मालूमात हासिल कर सका था, उसके मुताबिक वो एक उक्खड़ मिजाज, सरकश और फड्डेबाज शख्स था। मैंने शादो की दिलजोई करते हुए तसल्ली भरे लहजे में कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं गामा गानी वाला को अच्छी तरह समझा दूंगा। लेकिन लेकिन आप इस तरह बात करें कि कहीं मेरा नाम ना आए, वो मुल्तजियाना लहजे में बोली। आपसे पहले वाले थानेदार जी से भी मैंने कामे की शिकायत की थी और अभी तक पछता रही हूँ। ये पछताने वाली बात उसने एक मर्तबा पहले भी कही थी। मैं पूछे बिना न रह सका, जब तुमने शफीक तनोली से गामा की शिकायत की तो क्या हुआ था? शफीक तनोली नामी एक पुलिस ऑफिसर मुझसे पहले इस थाने का इंचार्ज था। इस शख्स की शोहरत अच्छी नहीं थी। इलाका एसपी साहब ने तनोली को हटाकर इस थाने में मुझे तैनात किया था। शफीक तनोली के कारनामों की एक तवील फहरिस्त थी। वो मुजरिमों का साथ देने वाला एक बदउन्वान और मुर्तशी पुलिस एहलकार था। मुझे नहीं पता कि आप तनोली साहब के बारे में कितना जानते हैं, वो मेरे सवाल का जवाब देते हुए बोली। जब मैं गामा की शिकायत लेकर थानेदार के पास पहुंची तो उसने मुझे तसल्ली दी कि मैं फिक्र ना करूं, वो गामा को सीधा करके रख देगा, लेकिन इसके लिए मुझे उसकी एक बात मानना पड़ेगी। कैसी बात? मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही पूछ लिया। मुझे बताते हुए बहुत शर्म आ रही है जी, इतना कहकर उसने गर्दन झुका दी। मैं समझ गया कि उसका इशारा किस जानिब था। मुझे इस थाने में तैनात करते वक्त साबिक थानेदार शफीक तनोली के किरदार के बारे में अच्छी तरह ब्रीफ कर दिया गया था। ठीक है शादो, तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि तनोली ने तुमसे किस नौइयत का मुतालबा किया होगा, लेकिन एक बात के हवाले से मेरा जहन उलझ रहा है। मैंने जुमला अधूरा छोड़ा तो उसने जल्दी से पूछ लिया, कौन सी बात थानेदार जी? शादो, तुम्हें साबिक थानेदार तनोली के हवाले से एक तजुर्बा हो चुका था, इसके बावजूद भी तुम तारीख रात में अपने घर वाले की शिकायत लेकर मेरे पास चली आई, वो भी थाने में नहीं बल्कि मेरे क्वार्टर में। मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, तुमने ये भी नहीं सोचा कि अगर तनोली की तरह मैं भी हविस का पुजारी हुआ तो फिर क्या करोगी? थानेदार जी, आपको हमारे इलाके में आए हुए अभी चंद रोज ही हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को आपके बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है, वो वजाहत करते हुए बोली। आपकी शराफत, ईमानदारी और इंसाफ पसंदी के किस्से पूरे फैजाबाद में फैले हुए हैं।
बस इसी बात से मुझे हौसला हुआ और मैंने आपके पास आने की हिम्मत कर ली। ठीक है, तुम्हारी ये बात तो मेरी समझ में आ गई, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। अब इस राज पर से भी पर्दा उठा दो कि तुम थाने में मुझसे मिलने के बजाय यहाँ क्वार्टर तक क्यों चली आई, और जब थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें थाने में जाकर बैठने के लिए कहा तो तुमने यहीं पर बात करने के लिए जिद क्यों की? वो जी, बात यह है कि वो थूक निकलकर अपना खुश्क हल्क को तर करते हुए बोली, अगर मैं उधर थाने के अंदर आपसे मुलाकात करती तो गामा को यहाँ मेरी आमद का पता चल जाता और फिर वो मार मार कर मेरी हड्डियों का चूरा बना देता। लेकिन गामा को इस बात का पता कैसे चलता? मैंने हैरत भरे लहजे में दरियाफ्त किया। जनाब, आपके थाने में इश्तियाक नामी एक छोटे कद का कांस्टेबल है, उसने बताया। इश्तियाक की गामा के साथ यारी है। आप समझ सकते हैं कि इश्तियाक गामा को इस बारे में जरूर बता देता। ओ, तो ये बात है, मैंने एक तशवीश भरी सांस खारिज करते हुए कहा। सिर्फ शफीक तनोली ही नहीं, यहाँ तो आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। थानेदार जी, वो थूक निकलते हुए बोली, अगर आप मुझे एक गिलास पानी पिला दें तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं कुर्सी से उठा और क्वार्टर के सहन में आ गया। मेरे क्वार्टर के सहन में एक दीवार के साथ लकड़ी के स्टैंड पर मिट्टी के 2 घड़े रखे रहते थे, जो हर मौसम में वहीं पर मौजूद रहते थे। मैंने एक मटके में से शादो के लिए पानी का गिलास भरा और दोबारा कमरे में आ गया। फिर पानी वाला गिलास उसकी सिमत बढ़ा दिया। उसने मेरे हाथ से पानी का गिलास लेकर उसे एक ही सांस में खाली कर दिया और फिर उठकर खड़े होते हुए इल्तिजा आमेज लहजे में बोली, थानेदार जी, आप मेरे राज को राज ही रखेंगे। गामा को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपसे मिलने यहाँ आई थी। तुम हर हवाले से मुतमईन होकर जाओ, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। मैं बड़ी सियासत के साथ तुम्हारे मसले को हल कर दूंगा। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और रुखसत हो गई। शादो ने अगरचे खुद को एक बड़ी सी चादर के अंदर खूब अच्छी तरह छुपा रखा था और इब्तिदा में मैं सिर्फ उसके हाथ और आंखें ही देख सका था, लेकिन जब उसने पानी का गिलास अपने हलक से उतारा तो मैं इसके होंठ और चेहरे के दीगर नुकुश भी देखने में कामयाब हो गया था। मैं इसकी जितनी भी झलक देख पाया, उसकी रोशनी में दावे से कह सकता था कि वो एक पुरकशिश और खूबसूरत औरत थी। इस हवाले से गामा गानी वाला बहुत ही नाकदरा शख्स साबित हुआ था। मैंने गामा की ठीक ठाक खिंचाई करने का फैसला कर लिया। शादो आई तो मेरे पास अपने शौहर की शिकायत करने थी, लेकिन उसकी इंतहाई मामूली नौयत की शिकायत ने मेरी सोच को एक नई राह दे दी थी। गामा गानी वाला का मामला इतना ज़्यादा अहम नहीं था जितना कांस्टेबल इश्तियाक का। मेरे थाने के किसी बंदे का किसी गुंडे के साथ गठजोड़ और दोस्ती बहुत तशवीशनाक बात थी। मुझे इस थाने में तैनात हुए अभी चंद रोज ही हुए थे और आए दिन एक नए इंकिशाफ से वास्ता पड़ रहा था। बहरहाल इन सब मामलात को तरीके सलीके से हैंडल करना था। आज शाम मैं थाने से उठते वक्त में चंद फाइलें भी अपने साथ ले आया था ताकि रात को गर्म बिस्तर में दुबक कर इनका मुतालिया कर सकूं। ये फाइलें मेरी चरपाई के पास ही एक कुर्सी पर रखी थीं, लेकिन जब मैंने शादो को बैठने के लिए कुर्सी दी तो मज़कूरा फाइलों को उठाकर मैंने बिस्तर पर रख दिया था। मैंने फाइलों को समेटकर दोबारा एक कुर्सी पर रख दिया और गर्म लिहाफ में घुस गया। इस वक्त मुझे नींद आ रही थी, लिहाजा फाइलों के मुताले वाले मंसूबे को मैंने मौखर किया और सोने का फैसला कर लिया। चंद लम्हात के बाद मैं नींद की वादी में उतर चुका था। अगली सुबह मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो शादो मेरे जहन में थी और इसी शादो के तवस्सुत से गामा गानी वाला और कांस्टेबल इश्तियाक मेरी याददाश्त में महफूज हो चुके थे। मैंने अपने कमरे में बैठते ही हवलदार कादिर बख्श को बुला लिया। इस निहायती मुख्तसर मुद्दती तैनाती के दौरान में हवलदार कादिर बख्श इस थाने में मुझे काबिल भरोसा शख्स दिखाई दिया था, लिहाजा इन गंभीर मामलात पर मैंने सबसे पहले इसी से बात करने का फैसला किया था। वो 4 या 10-15 रोज में आप किसी शख्स की परख नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग अपनी शख्सियत के हवाले से ऐसे होते हैं कि एक नज़र देख कर ही इन पर एतमाद करने को जी चाहता है। कादिर बख्श का शुमार भी ऐसे ही अफराद में किया जा सकता था। कादिर बख्श मेरे कमरे में पहुंचा और निहायती मुस्तैदी से मुझे सल्यूट करने के बाद उसने कहा, हुक्म मलिक साहब। आओ बैठो कादिर बख्श, मैंने अपनी मेज़ की दूसरी जानिब बिछी कुर्सियों की जानिब इशारा करते हुए कहा। वो एक कुर्सी खींचकर बैठ गया और सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। कादिर बख्श, मैं अगले 1 घंटे में गामा बदमाश को अपने सामने देखना चाहता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आपका मतलब है कि गामा गानी वाला? क्या इस नाम के एक से ज़्यादा बदमाश हैं इस इलाके में? मैंने हवलदार से इस्तफसार किया। नहीं जनाब,
वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, गामा बदमाश तो फैजाबाद में सिर्फ एक ही है और वो गामा गानीवाला के नाम से मशहूर है। मैंने तो महज तस्दीक की खातिर पूछ लिया था। ठीक है, मैंने सर को अस्बाती जुम्बिश दी। मैं इसी गामा की बात कर रहा हूँ। ओके सर, मैं अभी कांस्टेबल इश्तियाक को भेजकर गामे को थाने हाजिर करा देता हूँ। कांस्टेबल इश्तियाक ही क्यों? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या इसके सिवा थाने में और कोई कांस्टेबल मौजूद नहीं? वो अभी थोड़ी देर पहले ही ड्यूटी पर पहुंचा है मलिक साहब, हवलदार ने बताया। रात की ड्यूटी वाले जा चुके हैं। अगर आप थोड़ी देर रुक जाते हैं तो मैं किसी और का इंतजार कर लेता हूँ। हवलदार की बात सुनकर मेरा माथा ठनका और मैंने सरसराती हुई आवाज में पूछा, क्या आज रात इश्तियाक ड्यूटी पर नहीं था? नहीं जनाब, वो आजकल दिन की ड्यूटी दे रहा है, हवलदार ने बताया। राज शादू को जब मैंने यहाँ थाने आकर बैठने के लिए कहा था तो उसने थाने में कदम रखने से साफ इनकार कर दिया था। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया था कि थाने में कांस्टेबल इश्तियाक मौजूद है जो उसके शौहर गामा का दोस्त है। लेकिन हवलदार कादिर बख्श तो कोई और ही कहानी सुना रहा था। शादू ने मुझसे गलत बयानी क्यों की? इस सवाल का फौरी तौर पर मेरे जहन में कोई भी जवाब नहीं था। मैंने सोचा कि मुमकिन है शादू को इश्तियाक की ड्यूटी के टाइम का पता न हो। मैंने हवलदार की तरफ देखा और कहा, ठीक है कादिर बख्श, तुम किसी और कांस्टेबल को गामे की तरफ रवाना कर देना। मुझे इससे मिलने की ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। मलिक साहब, सब खैरियत तो है ना? हवलदार ने टटोलने वाली नज़र से मुझे देखते हुए कहा। गामे ने कोई नया चांद तो नहीं चढ़ा दिया? क्या उसने कुछ पुराने चांद भी चढ़ा रखे हैं? मैंने मायना खेज अंदाज में पूछा। मलिक साहब, एक गुंडा इसके सिवा और कर भी कह सकता है? वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। लोग उससे काफी बेजार और तंग रहते हैं। आप लोगों ने सुरमा को नकेल क्यों नहीं डाली? मैंने चुपते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। क्या वो कानून से भी ज्यादा ताकतवर समझता है खुद को? कोई भी मुजरिम कानून से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता मलिक साहब, हवलदार ने पुरसोच अंदाज में जवाब दिया। लेकिन जब कानून के रखवाले ही मुजरिमों पर मेहरबान हों तो फिर सब कुछ मुमकिन है। मैंने चौंक कर हवलदार की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा इशारा कांस्टेबल इश्तियाक की तरफ तो नहीं? मुझे अपने जराये से पता चला है कि इश्तियाक और गामा गानीवाला में बड़ा मजबूत गठजोड़ है। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, इसीलिए मैंने इश्तियाक को गामा गानीवाला की तरफ भेजने की मुखालफत की है। आपकी मालूमात को मैं गलत नहीं कहूँगा मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला, लेकिन मेरा इशारा साबिक थाना इंचार्ज शफीक तनोली की तरफ था जनाब। तनोली साहब गामा पर खासे मेहरबान थे, बल्कि गामा आम लोगों के सामने अपने और तनोली साहब के ताल्लुकात के किस्से भी बयान किया करता था। इश्तियाक ने जो कुछ भी किया होगा तनोली साहब के हुक्म पर ही किया होगा। मैंने पुरमाइनी अंदाज में हुनकारी भरी, फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, इश्तियाक अगर साबिक थाना इंचार्ज के हाथों का खिलौना रहा है तो इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज से मैं ये काम तुम्हारे ज़िम्मे लगाता हूँ कि तुम इश्तियाक पर गहरी निगाह रखो। इसकी कोई भी गैर निसाबी सरगर्मी तुम्हें दिखाई दे तो फौरन मुझे इत्तला करना। मैं गामा गानीवाला को चेक करता हूँ। ठीक है मलिक साहब, मैं आपकी हिदायत पर अमल करूँगा। हमने मिलजुल कर इस थाने के बिगड़े हुए हालात को और निज़ाम को सुधारना है कादिर बख्श, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। उसने उस बात में गर्दन हिलाई, फिर मुझसे इजाज़त लेकर वो मेरे कमरे से रुखसत हो गया। हवलदार कादिर बख्श एक मेहनती और ईमानदार शख्स था। इसी वस्फ की बिना पर मैं कादिर बख्श को पसंद करता था। थोड़ी देर पहले कादिर बख्श से होने वाली गुफ्तगू में मैंने दानिस्ता शादू का तस्करा नहीं किया था, क्योंकि शादू ने मुझे इस बात को राज रखने के लिए कहा था। लगभग 1 घंटे के बाद गामा गानीवाला मेरे सामने हाजिर था। इसकी उम्र कमोबेश 30 साल रही होगी। वो मजबूत काठी का मालिक एक सेंडो टाइप शख्स था। उसने गले में एक गानी यानी कि नेकलेस पहन रखा था जो किसी तोते की गानी की तरह उसकी गर्दन में फिट था। इसी गानी के बायस वो गामा गानीवाला कहलाता था। गामा ने मुझे बड़े अदब से सलाम किया तो फिर तशवीशनाक अंदाज में पूछा, मलिक साहब, सब खैर तो है ना? अगर मैं कहूँ खैरियत नहीं है तो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। आप तो डराने वाली बातें कर रहे हैं जनाब। वो एकदम संजीदा हो गया। गामा गानीवाला को किस बात का डर? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए चुपते हुए लहजे में जवाब दिया, तुम्हारे तो बड़े बड़े थानेदारों से दोस्ताना ताल्लुकात हैं भई। ओह, उसने एक गहरी सांस खारिज की और बोला,
मैं समझ गया जनाब, आपका इशारा तनोली साहब की तरफ है। मैंने सुना है कि तुमने इस पिंड में और आले दुआले के पिंडों में ये मशहूर कर रखा है कि तनोली साहब का तुमसे याराना था। मैंने कहा, और इसी ताल्लुक का हवाला देकर तुम धड़ल्ले से बदमाशी करते रहे हो। लेकिन मैंने दानिस्ता तवक्कुफ किया और फिर वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। इस बात को अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो गामा गानी वाले। जी मलिक साहब, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, लोगों ने खामखा मुझे बदनाम करने के लिए इस किस्म की बातें उड़ा रखी हैं। बात बस इतनी सी है कि तनोली साहब जब भी किसी काम से मुझे थाने बुलाते थे तो मैं हाजिर हो जाता था, जैसा कि अभी आपके बुलाने पर हाजिर हो गया हूँ। मुझे गामा की बात सुनकर हंसी तो बहुत आई, लेकिन मैंने चेहरे के तासुरात से जाहिर किए बगैर दिल में ये शौक पूरा कर लिया। वाह वाह, एक गुंडा ये कह रहा था कि लोगों ने खामखा उसे बदनाम कर रखा है। मेरे सामने हाजिर हो गए हो तो अब ये भी मुझे बता दो कि तुम्हारे घर में सब खैरियत है ना। मैंने असल बात की तरफ आते हुए से इस्तफसार किया। जी खैरियत है। वो उलझनज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। मगर आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं भाई? बस ऐसे ही पूछ लिया, मैंने सरसरी लहजे में कहा। मैं इस थाने में नया तैनात हुआ हूँ। सबकी खैर खैरियत दरियाफ्त करना मेरी पेशा वराना फ़राइज़ का हिस्सा है। सोचा तुम्हारे बीवी बच्चों का भी पूछ लूँ। बीवी बच्चे? उसने अजीब सी नज़र से मुझे देखा। ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? क्यों? मैंने इसे घूरा। क्या मैंने तुम्हें कोई गाली दे दी है? नहीं जनाब, वो जल्दी से संभलते हुए बोला। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे मलिक साहब। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि जनाबे आली, वो वजाहत करते हुए बोला, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। आपकी दुआ से अगर मेरी शादी हो जाती है और कल कल आप बच्चे भी हो जाएं तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। तुम मुझे चक्कर देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मेरी तौबा जनाब, वो अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोला। मेरी क्या मजाल कि आपसे गलत बयानी करूं। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर इन अल्फाज में इजाफा करते हुए बोला, वाकई मलिक साहब, मैं अभी कमारा हूँ। क्या शादो तुम्हारी बीवी नहीं है? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में दरियाफ्त किया। नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मौजा फैज़ाबाद में शादो नामी सिर्फ एक ही औरत है जो फीका लोहार की बीवी है। इसके तो आधी दर्जन बच्चे हैं। शादो जैसी काली कलूटी टीबी ज़दा औरत मेरी बीवी कैसे हो सकती है? मैं तो ख्वाब में भी ऐसी भुतनी से शादी का तसव्वुर नहीं कर सकता। गामागानी वाला मुझे मौजा फैज़ाबाद की बस ने एक वाहिद शादो के बारे में तफसील से आगाह कर रहा था और मेरा ध्यान इस शादो की तरफ चला गया था जो गुज़िश्ता शब बड़े पुरस्कार अंदाज में मेरे क्वार्टर में आई थी और मुझे अपने शौहर गामागानी वाला के जुल्म सितम की कहानी सुनाकर और इस कहानी से मुझे मुतासिर करके रुखसत हो गई थी। वो शादो दराज कामत, हाथ पाँव की मजबूत, भरे भरे जिस्म की मालिक एक गोरी चिट्टी औरत थी, जबकि गामा गानी वाला जिस शादो का नक्शा खींच रहा था वो हरगिज रात वाली शादो नहीं हो सकती थी। गामा जितने एतमाद से बात कर रहा था, इससे यही जाहिर होता था कि वो दरोकोई से काम नहीं ले रहा था, क्योंकि इतना बड़ा झूठ बोलना मुमकिन नहीं था। पूरा गांव इस बात की गवाही दे सकता था कि शादो गामा गानी वाले की बीवी थी या नहीं। उसका एक ही मतलब था कि इस रात मेरे क्वार्टर में मुझसे मुलाकात करने आने वाली औरत ने सरासर गलत बयानी से काम लिया था। इस सोच के साथ ही मेरा ख्याल रात वाली शादों के एक और झूठ की तरफ चला गया। उसने मुझसे क्वार्टर में मुलाकात करने पर इसलिए इसरार किया था कि उसके मुताबिक इस वक्त थाने में कांस्टेबल इश्तियाक मौजूद था, जो गामे का गहरा दोस्त था। थोड़ी देर पहले हवलदार कादिर बख्श मुझे बता चुका था कि इश्तियाक की रात की नहीं दिन की ड्यूटी थी और वो अभी सुबह ही थाने पहुंचा था। मलिक साहब, आप अभी इस थाने में नए आए हैं ना, इसलिए हो सकता है किसी बदख्वाह ने मेरे खिलाफ करने के लिए कुछ उल्टा सीधा बता दिया हो। गामा गानी वाला ने रसान भरे लहजे में कहा। आप पूरे पिंड में से किसी को भी बुलाकर पूछ लें, हर शख्स इस बात की गवाही देगा कि मेरी अभी शादी नहीं हुई, न किसी शादों से और न किसी शादा से। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। खैर, मैं देख लूँगा इस मामले को भी। ये तो बताएं सरकार कि किस बंदे ने आपको मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की है? वो दिलचस्पी भरे लहजे में बोला। तुम इस चक्कर में ना पड़ो, मैंने रूखे लहजे में कहा। मैंने तुम्हारी बात का यकीन कर लिया है, अब तुम इत्मीनान होकर जा सकते हो। बहुत शुक्रिया माई बाप, वो दोनों हाथ जोड़कर मुतफक्किराना अंदाज में बोला। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बंदा हाजिर है।
جب تمہاری خدمت کی مجھے ضرورت پیش آئے گی تو میں تمہیں ضرور زحمت دوں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، فی الحال تم میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو۔ جی حکم ملک صاحب، وہ ہمتاً گوش ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، بس اس بات کی کوشش کرو کہ تمہاری ذات کے حوالے سے مجھے کسی قسم کی شکایت نہیں ملنا چاہیے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں اپنے تھانے کی حدود میں امن و امان کا راج دیکھنا چاہتا ہوں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ چنگی طرح سمجھ گیا مائی باپ، وہ کسی فرمانبردار ملازم کی مانند سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آپ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ گاما کے جانے کے بعد میں نے حوالدار قادر بخش کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے کہا، قادر بخش، تم گاما کو کتنے عرصے سے جانتے ہو؟ جب سے اس تھانے میں ہوں تب سے جانتا ہوں، اس نے جواب دیا، لگ بھگ 5 سال سے۔ پھر تو تمہیں پکا پتہ ہوگا کہ گاما کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں؟ میں نے گاما کے بیان کی تصدیق کی خاطر پوچھ لیا۔ جی پکا پتہ ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ بڑے وثوق سے بولا، اس قسم کے کنڈوں سے کوئی شادی نہیں کرتا، اور اس لائن کے لوگ خود بھی شادی بیاہ اور بچوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑتے۔ لیکن وہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر پوچھا، ملک صاحب، آپ گاما کی شادی کے بارے میں تحقیق کیوں کر رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تم پولیس والے ہو اس لیے اچھی طرح جانتے ہوگے کہ جب سب خیریت ہوتی ہے تو پھر تفتیش کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، گزشتہ رات سے فیض آباد میں معاملات کافی گمبھیر ہو چکے ہیں۔ کیا ہوا ہے ملک صاحب؟ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے قادر بخش کو اعتماد میں لے کر شادو سے لے کر گاما گانی والا اور کانسٹیبل اشتیاق تک کی ساری کہانی اس کے گوش گزار کر دی۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، ملک صاحب، فوری طور پر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ شادو نامی عورت نے آپ سے سراسر غلط بیانی کی ہے، اور گاما اپنی شادی کے حوالے سے جو بھی بتا رہا ہے وہ 16 آنے درست ہے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا، جب کوئی انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس کے پیش نظر 3 مقاصد یا ان میں سے کوئی 1 یا 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ دروغگوئی کا سہارا لے کر دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتا ہے، اور اسی دوران میں وہ اپنے کسی خفیہ منصوبے پر عمل کا ارادہ رکھتا ہے۔ نمبر 2، وہ کوئی سنگین جرم کر چکا ہوتا ہے اور غلط بیانی سے اس جرم کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ نمبر 3، وہ اپنے جھوٹ کے ذریعے کوئی بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی کو بڑا نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ شادو نے کس مقصد کے حصول کی خاطر یہ شبینہ ڈرامہ رچایا ہے۔ اور میں سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اور اس سے بھی پہلے ہمیں یہ پتہ چلانا ہوگا کہ یہ شادو ہے کون؟ ملک صاحب، ایک بات تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس عورت کا اصل نام شادو ہرگز نہیں ہوگا۔ اس نے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے اس نام کا سہارا لیا ہے، حوالدار ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اور آپ نے جھوٹ کے ذیل میں جو 3 بڑی وجوہات بیان کی ہیں، مجھے تو ان میں سے پہلی والی درست لگتی ہے۔ شادو نامی وہ عورت اپنی اس چال سے گمراہ کر کے اپنے کسی خطرناک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے والی ہے۔ تم بالکل درست سمت میں سوچ رہے ہو قادر بخش، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور اس نے گاما گانی والا اور کانسٹیبل اشتیاق کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ ہمیں ان 2 کرداروں میں الجھا کر کسی خاص موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہو۔ جی ایسا ہی نظر آ رہا ہے، حوالدار نے گمبھیر انداز میں کہا، ہمیں شادو کو تلاش کرنے کے ساتھ ہی ان 2 کرداروں کی بھی کڑی نگرانی کرنا ہوگی تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ جب شادو نے گاما اور اشتیاق کا نام لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان دونوں کو اچھی طرح جانتی ہے۔ آئندہ 15 منٹ میں ہم نے تازہ ترین صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک جامع لائحہ عمل تیار کر لیا، اور چند ضروری ہدایات کے بعد میں نے قادر بخش کو رخصت کر دیا۔ دوپہر کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے موجودہ صورتحال میں سنسنی بھر دی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا، ملک صاحب، ادھر سے ایک جوان عورت کی لاش ملی ہے۔ ادھر کدھر سے؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہر کے پار کھیتوں میں سے جناب، اس نے جواب دیا۔ ابھی صدیق نامی ایک جوان شخص نے تھانے آ کر اس واقعے کی اطلاع دی ہے۔ میں نے صدیق نامی شخص کو اپنے پاس بلایا۔ صدیق کی عمر 20-22 سال رہی ہوگی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک نوجوان تھا۔ مذکورہ عورت کی لاش اسی کے کھیتوں میں سے ملی تھی۔ میں نے صدیق کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا،
قتل ہونے والی عورت کا نام کیا ہے؟ جی؟ وہ گڑبڑا گیا۔ تھانے دار صاحب، میں اس عورت کو نہیں جانتا۔ کیا اس کا تعلق موضع فیض آباد سے نہیں ہے؟ جی نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں کئی سالوں سے اس گاؤں میں رہ رہا ہوں، میں نے تو اسے کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، ٹھیک ہے، تم باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، میں ابھی تمہارے ساتھ جائے وقوع پر چلتا ہوں۔ میں نے حوالدار قادر بخش کو ساتھ لیا اور نہر کا پل عبور کرنے کے بعد کھیتوں کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں اس عورت کی لاش پائی گئی تھی۔ موضع فیض آباد ایک نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا۔ یہ لگ بھگ 800 افراد کی آبادی کا ایک متوسط گاؤں تھا، جس کے شمال میں 6 میل کے فاصلے پر ککر والی گاؤں تھا، جبکہ جنوب میں 4 میل کی دوری پر جمال پور گاؤں واقع تھا۔ فیض آباد کے پہلو میں شرقاً غرباً ایک نہر رواں دواں تھی۔ ہم ٹانگے میں بیٹھ کر جائے وقوع پر پہنچے تھے، جو جنوبی سمت میں نہر کا پل عبور کرنے کے بعد سڑک سے کم و بیش 50 گز کے فاصلے پر کھیتوں کے اندر ایک مقام تھا۔ یہ کھیت نذیر گھمر نامی ایک شخص کے تھے، جو بابا نذیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ صدیق اسی نذیر گھمر کا جوان بیٹا تھا۔ وہ ایک بھرپور جوان عورت کی لاش تھی۔ جیسے ہی اس کے چہرے پر میری نظر گئی، میں چونک اٹھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے اس عورت کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اگلے ہی لمحے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس عورت کو کب اور کہاں دیکھا تھا۔ وہ شادو تھی، گزشتہ رات جو میرے کوارٹر میں مجھ سے ملنے آئی تھی اور گاما گانی والا کو اپنا شوہر بتا کر مجھ سے اس کی شکایت کی تھی۔ جب اس کی فرمائش پر میں نے اسے پانی پلایا تھا تو میں اس کا چہرہ دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور میں نے اس کی ناک میں سونے کی ایک لونگ دیکھی تھی، اور وہ لونگ مجھے اس لیے بھی یاد رہ گئی کہ اس کے سرے کی گولائی کا پھیلاؤ کسی عام لونگ سے زیادہ تھا۔ وہ لونگ کم از کم آدھ انچ کی گولائی کی مالک تھی۔ لونگ تو اس کے چہرے کی نمایاں شے تھی ہی، علاوہ ازیں اس کا ناک نقشہ بھی میرے ذہن میں محفوظ رہ گیا تھا۔ میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ یہ اس عورت کی لاش تھی جو پچھلی مرتبہ رات مجھ سے میرے کوارٹر میں ملاقات کرنے آئی تھی۔ اس کا نام شادو تھا یا نہیں، اس امر کا فیصلہ آنے والا وقت ہی کر سکتا تھا۔ میں اکڑوں بیٹھ کر شادو کی لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ شادو کو اسی مقام پر قتل کیا گیا تھا جہاں پر اس وقت اس کی لاش پڑی تھی۔ کسی تیز دھار آلے کی مدد سے اس کی گردن کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ کٹی ہوئی شہرک سے خارج ہونے والا خون کھیتوں کی زمین میں جذب ہو چکا تھا، اور جو خون اس کے لباس پر لگا تھا وہ ٹھنڈے موسم کی وجہ سے جم چکا تھا۔ اسے گزشتہ رات کسی وقت موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ شادو کی لاش کا منظر رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک حسین اور پرکشش عورت تھی۔ موت کے بے رحم ہاتھوں کی ظالم گرفت نے جس کی ساری رعنائی اور تازگی کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور موقع پر موجود لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تم میں سے کوئی شخص اس عورت کو جانتا ہے؟ یہ تمام افراد میرے پہنچنے سے پہلے جائے وقوع پر موجود تھے۔ میرے سوال کے جواب میں ان کے چہروں پر ناشناسائی کے تاثرات نمودار ہوئے۔ ان میں سے بعض نے سوالیہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف بھی دیکھا، لیکن پھر ان سب کی نفی میں ہلتی ہوئی گردنوں نے لاش کی شناخت سے واضح انکار کر دیا تھا۔